हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट गेट क्लासेस। ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम अब 3 दिनों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीखेंगे। फिर उसके बाद में एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको जो पूरा वाला क्वेश्चन होता है वो कैसे करते हैं और वो सिखा दूंगा, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट यानी जो 1 शॉट वीडियो मैंने डाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो नहीं देखा है तो वो देख लेना अच्छे से, ताकि आपको जो बेसिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट और सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। बढ़िया कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, क्वेश्चन यहीं पर है, यहीं कहीं देखते जाना और यहीं कहीं हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि हमें क्या करना है भाई, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई करे कैसे, है कि नहीं। सबसे पहली चीज तो बेटा आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसमें है सबसे पहली चीज जो आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें सबसे पहला आता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इज दैट क्लियर? तो क्या समझाया था मैंने, जब मैंने आपको फॉर्मेट अच्छे से समझाया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अगर आपको वो 4 चीजों में से कोई भी एक चीज दे रखी है, जैसे कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से साल का बेटा, करंट ईयर का अगर आपको दे रखा है, तो इसका मतलब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। द रीजन इज बिकॉज वी नीड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं और सारी इनकम ऐड हो जाती है। तो उन एक्सपेंसेस में से हमको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी हटाना होता है। और कुछ नॉन कैश आइटम होते हैं जो प्रॉफिट में से माइनस या प्लस हो जाते हैं, जिनकी वजह से प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन उनकी वजह से कोई भी पैसा आता जाता नहीं है। समझ में आई बात की नहीं आई? क्लियर है? तो उनका एडजस्ट करते हैं, इसलिए हेडिंग आती है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इनको करने के बाद निकल के आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा निकल के आ जाता है। फिर हमको देखनी होती है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। उसके बाद निकल के आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, अगर टैक्स है तो। फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं हम, टैक्स माइनस करते हैं, और फिर जाके हमारा क्या निकल के आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला क्वेश्चन बहुत ही रेयर है, 101 चांसेस होते हैं कि उसका कोई क्वेश्चन आपको दे दे। वैसे तो खैर उसका भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन नहीं, उसका आइटम बता दूंगा कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज तो भाई ऑपरेटिंग का जो मैंने आपको अभी हाल फॉर्मेट बताया वो क्लियर होना चाहिए, खासतौर से कुछ हेडिंग्स हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब करते कैसे हैं बेटा। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहला दे दिया हमको सरप्लस, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे हमारा प्रॉफिट था बेटा 65,000। कितना था? 65,000 था। और अब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हो चुका है, 47 हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया है। क्या करते हैं, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से क्या करा जाता है, माइनस किया जाता है। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को आप माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा माइनस में। माइनस में आएगा क्यों? क्योंकि बड़ा कौन है, 65। तो 47,000 माइनस 65,000 तो माइनस में आएगा। और ये माइनस का कितना आएगा बेटा, आई थिंक कितना आएगा, यस 13 और 5 18,000। तो माइनस का 18,000 ये है नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ गया भाई, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से ही माइनस करना। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये तो आपका नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर आ गया भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन तो और क्लियर होगी चीजें। आ जाओ। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखी है बेटा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी करंट एसेट, इसको कब देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। तो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको भी तभी देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को भी तब देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी तभी देखते हैं। नेक्स्ट दे रखी बेटा गुडविल। गुडविल जरा देख लो, गुडविल यहाँ पे बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब हमने 30,000 की गुडविल क्या करी है बेटा, परचेज। और गुडविल यानी होती है एसेट, और एसेट खरीदना बेचना यानी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर राइट ऑफ होती तो इसका लेना देना होता, छोड़ दो इसको। कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, जो कि बड़ा वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें तीनों दे रखी होती है,
उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर भी उसको देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, हटाओ। मशीनरी, हमको मशीनरी दे रखी है बेटा, पिछले साल 56,000 की थी और अब है 82,000 की। भाई मशीनरी हमारे लिए, इसका अगर एडजस्टमेंट दे रखा होगा तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आएगा जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा, जिसमें सबसे पहली चीज तो क्या होती है भाई, डेप्रीशिएशन। अगर फिक्स एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन तो लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। लो भाई क्या मिल गया भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स मिल चुका है हमको। यहाँ पे पिछले साल 28,000 का प्रोविजन बनाया था और इस साल हमारा जो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो बैलेंस है वो कितना है, 35,000 है। मतलब कि हाँ आ गया समझ में, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, इसका मतलब हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे एक चीज हाथों हाथ समझ लो बेटा, अगर सिर्फ आपको ये दोनों ही दे रखे हैं, यानी सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, ठीक है, अभी हमने नीचे नहीं देखा है, ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया, बस इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपनिंग प्रोविजन दे दिया और क्लोजिंग प्रोविजन दे दिया। ओपनिंग प्रोविजन यानी बेटा पिछले साल हमने 28,000 का प्रोविजन बनाया था, इज दैट क्लियर? क्यों? ताकि इस साल हम क्या भर सकें, टैक्स भर सकें, ठीक है। और इस साल का क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, 35,000। तो अगर सिर्फ ये दोनों दे रखे होते हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि पिछले साल हमने 28,000 का प्रोविजन बनाया था, तो इस साल हमने कितने का टैक्स भर दिया, इस साल हमने 28,000 का ही टैक्स भर दिया। तो 28,000 का प्रोविजन बनाया था, 28,000 का टैक्स भर दिया, तो जीरो होने चाहिए थे ना प्रोविजन में। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन बनाया ही क्यों है, ये प्रोविजन इसलिए ही बनाया है ताकि हम क्या भर सके, टैक्स भर सके। तो अगर इस प्रोविजन में 28,000 थे और अगर हम इस साल 28,000 का टैक्स भर चुके, यानी प्रोविजन जीरो होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इस साल कितने पड़े हुए हैं प्रोविजन में, 35,000 रुपीज पड़े हुए हैं, यानी कि इस साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया है, इस साल बेटा हमने 35,000 का प्रोविजन बनाया है, ये मान लेते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? लेकिन अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे। चलो नीचे आ गए बेटा, नीचे हमने क्या देखा, क्या देख लो भाई, ए पीस ऑफ मशीनरी। लो भाई मशीन अकाउंट बनाएंगे, एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है बेटा, 38,000 रुपीज की उसकी क्या दे रखी है हमको, कॉस्ट दे रखी है। कितनी कॉस्ट दे रखी है, 38,000 की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन 10,000 से लग चुका है, यानी कि डेप्रीशिएशन माइनस करें तो 28,000 की हो गई। हैड बीन चार्ज, सॉरी, हैड बीन चार्ज बाय सोल्ड फॉर 8,000। लो भाई 28,000 की मशीन कितने में बेच दी बेटा, यस आपने 8,000 में ही बेच दी, तो 20,000 का आपका क्या हो गया, लॉस निकल के आया कि नहीं, यस ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है बेटा, ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कहा डाला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, इसलिए इसे वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया? और क्या दिया है, इस साल का डेप्रीशिएशन दे दिया, जो कि कितना है बेटा, 18,000 रुपीज इस साल का हमको डेप्रीशिएशन दे दिया। तो जो 18,000 रुपए का इस साल डेप्रीशिएशन लगा है, ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर कहा गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। वापस से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है, इसकी वजह से पैसे गए ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया, कम, इसलिए इसे वापस से ऐड करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, लो इनकम टैक्स दे रखा है। इस साल हमने कितना इनकम टैक्स पे करा है, 23,000, यानी कि अब हमको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके कि भाई इस साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया। बड़ा ही सिंपल है, जरा इधर देखो, कॉमन सेंस बताता हूं बेटा। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हमने पिछली साल प्रॉफिट में से 28,000 रुपए निकाले और एक गुल्लक है जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें डाल दिए। और इस गुल्लक में हमने पैसे क्यों डाले, ताकि इस साल हम पिछले साल का टैक्स भर चुके हैं। ऐसे ही चलता है भाई, इस साल का टैक्स अगले साल, अगले साल का टैक्स अगले साल, अगले साल का टैक्स अगले साल, ऐसे भरा जाता है। तो हमने पिछले साल 28,000 रुपए अलग से निकाल के रख दिए थे प्रोविजन फॉर टैक्स में, ताकि हम इस साल क्या भर सके, टैक्स। और इस साल हमने कितने का टैक्स भरा है बेटा, 23,000। गुल्लक में कितने थे, 28,000। इस साल टैक्स कितना भरा, 23। गुल्लक में से कितने निकाले, 23। 28 में से 23 गए, कितने बचे गुल्लक में, अभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स नामक गुल्लक में 5,000 रुपए अभी भी है। तो अगर उसमें अभी भी 5,000 रुपए है तो उसका बैलेंस कितना होना चाहिए था, 5,000 होना चाहिए था, लेकिन उस गुल्लक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 35,000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस साल हमने 30,000 रुपए का प्रोविजन और बनाया। ये अपन अकाउंट बना के भी सीखेंगे, समझ में आया, क्लियर है? तो इस साल का जो प्रोविजन बनाया है वो 30,000 रुपीज है, जिसको हम कहां डालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम। अभी बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? लो भाई एक और चीज दे दी भाई, आउट ऑफ दोस 4 आइटम्स वी हैव डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 29,000। क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा आपको कैसा रहना है बेटा, सावधान रहना है आपको। ये 4 चीजें अगर मिल जाए तो समझ जाना, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। लो भाई ये रहा आपका डिविडेंड, या डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द
ईयर, अगर ये दे दे और आपको अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दे दे तो इसका मतलब क्या बना लेना, एक वर्किंग नोट बनाना जिसमें क्या कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आ गई बात समझ में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं इसलिए अपन लिखेंगे नहीं। चलो तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब करने का तरीका कैसे होता है कि सर करे कैसे, देखो करने का तरीका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, लाइन बाय लाइन। कैसे? हाँ, लाइन बाय लाइन कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले तो किस पे, हमारे बोर्ड पे आ जाओ भाई, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। आ गए बोर्ड पे? एक मिनट, चलो भाई सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आ जाओ। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या डाल लो, हेडिंग डाल लो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हेडिंग क्या डल जाएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। तो हेडिंग सिर्फ क्या डाल लो आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट अब आप यहां पे लिख लो भाई पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखने के बाद हमें यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, हमें यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इसी में सिखाऊंगा कि अमाउंट्स कैसे लिखना है। जब बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं तो अमाउंट कैसे लिखी जाती है, ठीक है। अपन इसी में ही सीख लेंगे, अपन बार बार अलग अलग तरीके से नहीं सीखेंगे जैसे कि बुक में दे रखा होता है, ठीक है। चलो तो हम इसी में सीखेंगे कि अमाउंट कैसे लिखनी है। आप हमेशा अमाउंट कैसे लिखोगे बेटा, अंदर ही लिखना, जिसके अंदर बोल रहा हूं उसके अंदर लिखना, जिसकी बाहर बोलूंगा उसकी कहा लिखना, बाहर लिखना। चलो एक मिनट, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कैसे करना है बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको फिर अलग से यहाँ वापस से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। अब मेरे को कैसे पता कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर, यस प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और हमने डिविडेंड भी दिया है। क्या दिया है, डिविडेंड। तो जब आप इस तरह की चीज देखो तो वहीं के वहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लिया करो ताकि समझ में आ जाए कि नेट लॉस तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो 18,000 है। और उन दोनों को जब मैं देखा था तो वो ज्यादा रहा था, 30,000 तो वही था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो 12,000 तो पॉजिटिव में चला ही जाएगा। तो इसलिए पहले थोड़ा बहुत जरा देख लिया करो। यानी कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी हेडिंग आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग अपनी आती है वो आती है बेटा एडजस्टमेंट। किन का एडजस्टमेंट करते हैं हम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। ये चलो अब करना कैसे है बेटा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, है कि नहीं। अब उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीजें अवेलेबल हैं, एक प्रोविजन फॉर टैक्स अवेलेबल है, दूसरा डिविडेंड अवेलेबल है। तो फिर आप क्या करो, बढ़िया वर्किंग नोट में जाओ, पूरा एक पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी पूरा एक पेज छोड़ देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे एक पेज में आ जाएगी। फिर हेडिंग क्या डालो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ऐसी बढ़िया हेडिंग डाल के और स्टार्ट हो जाना। कैसे स्टार्ट हो जाना, ऐसे कि भाई क्या है हमारे पास है नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल डायरेक्ट लिख देना, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सरप्लस फिर माइनस करो नहीं, सीधा यहाँ लिख के और ऐसे माइनस करके शो कर देना कि 47,000 कितना था, 47,000 माइनस पीछे ऐसे ही लिखना करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 65,000। तो ये कितना निकल के आएगा बेटा, ये अपना निकल के आएगा 18,000 रुपीज का माइनस का। इज दैट क्लियर। अब देखो लाइन बाय लाइन कैसे करते हैं कि हमें क्या मिल गया, सबसे पहले हमें मिल गया सबसे पहले सरप्लस, दैट इज बैलेंस मिल गया। तो हमने क्या करा, पहले तो उतनी हेडिंग डाल ली, हेडिंग लिखने के बाद हम काय पे पहुंचे, हमारे क्वेश्चन पे पहुंचे, और जिसमें सबसे पहली चीज क्या दे रखी थी, ये दैट इज सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब हमको ना देखो कैसे समझ में आएगा भाई, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है बेटा, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है। क्या है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है। तो इसको हम अभी देखेंगे क्या, नहीं, इसको हम अभी
नहीं देखेंगे क्योंकि यह करंट एसेट, इसे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, तो इसको छोड़ देंगे अभी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है, इसको भी अभी नहीं देखेंगे, इसे भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद देखेंगे। करंट लायबिलिटी, यस, इसे भी हम अभी नहीं देखेंगे, इसको भी हम कब देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, इसे भी छोड़ दो। देखो लाइन बाय लाइन चल रहा है, इन पे तो ऑलरेडी क्रॉस लगा लिया है क्योंकि हमें इन्हें देखना ही नहीं है। अब कौन आ गया बेटा, मशीनरी, जो आता जाए उसका करते जाओ। मशीनरी में क्या था, एडजस्टमेंट, क्या था, मशीनरी में एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, वापस से हमारे वर्किंग नोट पे चलेंगे। ठीक है, ये तो क्या मैं आपके लिए बना के बता रहा हूं, नहीं तो मुझे तो क्या है ना, इसका अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया। लेकिन मैं आपको इन्वेस्टिंग के लिए भी बता देता हूँ और क्या क्या चीजें उसमें मिल जाएंगी। अब आप ऑलरेडी इसका वर्किंग नोट बना चुके हो, कितनी चीजें मिली हैं अपने को यहाँ पे, दो, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा क्या मिला है, डिविडेंड। दो लाइन इसके लिए चाहिए, आंसर निकल के आएगा। एक दो लाइन और छोड़ के, मतलब 3-4 लाइन छोड़ के आप यहाँ पे बना सकते हो बढ़िया, नीचे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनवा रहा हूं। आप यहाँ पे क्या बना के देख लो भाई, मशीन अकाउंट, ताकि कुछ कुछ चीजें निकल के आ जाएं। ठीक है, क्योंकि मशीन अकाउंट से कुछ आपकी, यस, कौन सी चीजें निकल के आएंगी, कुछ आपकी बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, खैर वो डायरेक्ट भी दे रखी है, अपन ने निकाल भी लिए, लेकिन ये बस मैं अकाउंट किस लिए बनवा रहा हूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। चलो अब देखो कैसे बनाते हैं। एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आता है बेटा, डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस यानी बेटा पिछले साल का बैलेंस। पिछले साल का बैलेंस कितना है, पिछले साल हमारे पास मशीन थी बेटा 56,000 की, तो एसेट है, ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, जो कि कितने की थी, 56,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, करंट ईयर का बैलेंस। इस साल कितने का बैलेंस बेटा, 82,000 की। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि अब कितना है, 82,000। शुरू में 56 की थी और एंडिंग में कितने की, 82,000 की। डेप लग गया, बेच दी, उसके बावजूद भी ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि खरीदी होगी। समझ में आया, क्लियर है। चलो तो अब हम इसके एडजस्टमेंट पे चलेंगे और जो दे रखा है वो हम करते चलेंगे। अब इसके एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आए हम, यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक पीस ऑफ मशीनरी, एक पीस है मशीनरी की, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा, जिसकी कॉस्ट थी, कॉस्टिंग यानी हम खरीद के लाए थे 38,000 में। अब तक उसके ऊपर हम कितना डेप लगा चुके हैं, 10,000 हैड बीन चार्ज वाज सोल्ड फॉर 80,000, तो 38 की थी। और अगर इसके ऊपर 10,000 का डेप अभी तक लग चुका है, तो इसका मतलब अब ये कितने की हो गई, ये हो गई बेटा 28,000 की आफ्टर डेप्रीसिएशन। और हमने इसे उठा के कितने में बेच दी बेटा, 8,000 में। तो अगर हमने इसे 8,000 रुपए में बेचा है, तो यानी हमारा कितने का लॉस हो गया, 20,000 का। आ गई बात समझ में कि नहीं। चलो अब यही सारी चीजें हम कहाँ डालते हैं, हमारे अकाउंट में। आ जाओ, तो क्या करी बेटा, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गई कैसे भाई, बेची। तो हमने कितने में बेच दी बेटा, 8,000 में, तो यहाँ पे 8,000 लिख दो। बेचा तो क्या हो गया बेटा, लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, कितने का लॉस हो गया, 20,000 का। अब उल्टा साइड आता है, क्योंकि जब इसकी एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू मशीन अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो लॉस और गेन उल्टे चलते हैं, लॉस आता है क्रेडिट साइड, अगर कोई गेन हो जाए तो वो किस तरफ आ जाता है, डेबिट साइड। ठीक है, ये हो गया है ना, बेच दी और आपका क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। और इस साल आपका कितना डेप लगाया बेटा, इस साल आपने डेप लगाया है कितने का, 18,000 रुपीज का। तो डेप्रीशिएशन से एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। लो, तो ये हमारा हो गया डेप्रीशिएशन। ठीक है, जो कि कितना है, इस साल का डेप्रीशिएशन 18,000, कितना है, 18,000। लो, इसको यहाँ पे रख दो। आगे समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। एक बार जरा डेप्रीशिएशन चेक कर लेता हूँ। इस साल का डेप है बेटा 18,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर स्टार्टिंग में आपके पास 56,000 की मशीन थी और क्लोजिंग में 82 की है, यानी ज्यादा है, डेप लगने के बाद, बेचने के बाद, इसका मतलब क्या है, खरीदी होगी। और कैसे निकालते हैं, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। अब इसको मिला के टोटल लगाना है, तो इसको मिला के हम टोटल लगाएंगे, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन को। तो क्रेडिट का टोटल ही क्या आएगा, बड़ा आएगा, जो कि कितना आ रहा है, 1,28,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,28,000
28,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम 1,28,000। तो 28 यानी कि छोटी वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में, कैसे बेटा, बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे ये हमारी परचेज निकल के आ गई। ठीक है, ये बस समझाने के तौर पे बनाया। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अब चीजें बताता हूँ। ये समझ में आ गया ना कैसे हमने परचेज निकाल ली। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से हमने ये परचेज निकाल के मैंने आपको बता दिया। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली बेटा ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का लॉस हुआ है, 20,000 रुपए का। और एट द एंड ऑफ द ईयर ये 20,000 रुपए का लॉस आपने कहाँ लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, यस कम हो गया होगा। लेकिन ये आपका क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, इसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया है। तो वापस से क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, कितने का लॉस हुआ बेटा आपका, 20,000 का अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, सॉरी डेप्रीसिएशन, क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन। ये रहा, डेप्रीसिएशन कितना लगा है बेटा इस साल, 18,000। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक नॉन कैश आइटम होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम। लेकिन क्या पैसे जाते हैं, नहीं जाते। तो वापस से क्या कर देंगे, ऐड, यहां लिखेंगे ऐड डेप्रीसिएशन। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो भाई। कौन से ईयर का डेप आता है यहाँ पे, करंट ईयर का। और करंट ईयर का डेप कितना है बेटा, 18,000 हो गया। और कुछ मिलेगा क्या आपको यहाँ पे, एसेट अकाउंट से, नहीं बेटा, एसेट अकाउंट से आपको यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, बढ़िया, लाइन बाय लाइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो मिल रहा है हम तो बस उसे करते जा रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या दे दिया बेटा हमको, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया, और इससे रिलेटेड क्या है, एडजस्टमेंट भी है। चलो तो अब किसका अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। इधर आ जाओ, उसको छोड़ दो, आगे वाले पेज पे चलते हैं। यानी इसी के नीचे आप बना लेना वर्किंग नोट नंबर 3 लिख के। अब आप यहाँ पे क्या बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब आपको पता ही है भाई, प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सारे के सारे प्रोविजन हम किससे बनाते हैं, प्रॉफिट से बनाते हैं। इसलिए प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, प्रोविजन का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट होता है। तो अगर प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा तो लिखो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 28,000। यानी प्रीवियस ईयर हमने कितने का प्रोविजन बनाया था, 28,000 रुपए का प्रोविजन बनाया था। यानी हमने 28,000 रुपीज प्रॉफिट में से निकाल के कहां रख दिए थे, प्रोविजन फॉर टैक्स में रख दिए थे, ताकि हम पिछले साल का टैक्स इस साल भर सके। कितना, 28,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है प्रोविजन का, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 35,000। ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड। यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़ के लिख दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना है 35,000। ठीक है, अब नीचे बेटा एडजस्टमेंट क्या दिया है, यहाँ देखो नीचे एडजस्टमेंट दिया है हमको कि इस साल हमने कितने का टैक्स भरा है। यहाँ देखो इस साल हमने कितने का टैक्स भरा है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस साल आपने 23,000 का टैक्स भरा है। सॉरी, यहाँ कितना टैक्स भरा है, 23,000 का। तो इधर आओ, तो भाई ये टैक्स भरने के लिए हमने गुल्लक में पैसे रखे थे ना, कितने रखे थे, 28,000 रुपए। तभी तो उस गुल्लक का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले साल हमने 28,000 रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स नामक गुल्लक में निकाल के रख दिए थे, ताकि हम पिछले साल का टैक्स इस साल भर सके। और इस साल हमने कितना टैक्स भरा, 23,000। तो भैया पैसे काय में से निकालोगे, उसी गुल्लक में से निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप उसमें से पैसे निकालोगे तो कम होंगे कि नहीं होंगे पैसे, उस गुल्लक में 28,000 रुपए है, अब आपका टैक्स बना 23,000 रुपए। तो आप जब 28,000 में से 23,000 रुपए निकालोगे तो प्रोविजन क्या हो जाएगा, कम। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। और क्यों निकाल रहे हो, टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट, क्योंकि आप क्या पे कर रहे हो, टैक्स। टैक्स पेड, कितना टैक्स पे करा बेटा आपने, 23,000। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। गुल्लक में 28,000 रुपए थे, जिसमें से 23,000 रुपए का क्या भर चुके, हम टैक्स भर चुके। तो इस साल गुल्लक में कितने रुपए होने चाहिए थे, 5,000 होने चाहिए थे। लेकिन गुल्लक में 5,000 थोड़ी है, कितने बच रहे हैं, 35 बच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस मिसिंग फिगर। दोनों का टोटल लगाओ, दोनों का टोटल लगाओगे मतलब डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल बड़ा आएगा
डेबिट का टोटल हमने दोनों साइड रखा जो कि कितना आया 58,000। क्रेडिट वाली साइड छोटी आई, इसका मतलब बेटा यहां पर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कितना 30,000 रुपए। यानी इस साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया बेटा, ये है आपका करंट ईयर प्रोविजन। तो इस साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया है 30,000 रुपीज का, ये निकल के आ गया। और ये अब हमारी मदद करेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अब इधर आ जाओ बेटा, तो इस साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया है, यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, कितना प्रोविजन आएगा टैक्स का हमारा, हाँ तो चलो प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल हमने बेटा कितने का प्रोविजन बनाया है 30,000 का। चलो ये आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमने टैक्स पे करा है ना, वो भी अभी काम में आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। फिर हम और नीचे आए तो ये दोनों एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। कौन सा एडजस्टमेंट बच रहा है बेटा, ये वाला। और ये एडजस्टमेंट क्या है बेटा, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने कितना डिविडेंड पे करा है बेटा 29,000, एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज वन ऑफ दोस 4 आइटम्स। तो जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो हम वापस से क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। किस में चलेंगे, हम चलेंगे हमारे वर्किंग नोट में, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दो, क्या है, डिविडेंड पेड। ठीक है, पूरा लिखना हो, पूरा लिख लेना भाई। कितना डिविडेंड पे करा है हमने इस साल 29,000 का, जैसे हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, इसे वापस से ऐड करने के पीछे का रीजन क्या होता है बेटा, जो हमारे पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी कि वो प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने के बाद होता है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो हमें डिविडेंड को भी ऐड करना पड़ेगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल हमने प्रोविजन बनाया है उसे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इस साल के प्रोविजन को ऐड करने के पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि जो हमने इस साल जो हमने प्रोविजन बनाया है उसकी मदद से हम अगले साल इस साल का क्या भरेंगे, टैक्स भरेंगे। इस वजह से इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को ऐड बैक कर दिया जाता है ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकें। तो लो भाई, इन दोनों के अलावा अब और कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। तो ये हो गए 12, 31, 41, तो ये कितना आएगा बेटा 41,000। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देंगे। सारी चीजें कर चुके हैं, इन दोनों के अलावा और कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, तो अब इनको बाहर निकालने का टाइम आ गया है, जो कि कितना है बेटा 38,000। तो इसको हम बाहर कर देंगे। जैसे ही हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम करते हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा बेटा 79,000 रुपीज। और जैसे ही हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं, तो हमारा निकल के आ जाता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, फॉर्मेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये आ गया। अब हमें वर्किंग कैपिटल से याद आना चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यानी कि अब हमें किसको देखना है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को देखना है, जो हमने स्टार्टिंग में क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। तो आ जाओ, कहां गई, ये रही भाई। सबसे पहले हमारी करंट एसेट कौन सी है भाई, इन्वेंट्री। आ जाओ, तो क्या सिखाया था बेटा मैंने, फॉर्मेट सिखाते टाइम, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट एसेट, ठीक है, अगर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बस इतना सा दिमाग लगाना है, एसेट बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, हमने खरीदी होगी इसलिए पैसा जा रहा है। अब वो कोई सी भी करंट एसेट हो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना सा दिमाग लगाओ, एसेट बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ क्यों रही है, क्योंकि आपने एसेट खरीदी होगी तभी बढ़ रही है। स्टॉक हो गया, क्या हो गया, स्टॉक हो गया। या डेटर क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि आपने उन्हें और पैसे दे दिए, समझ में आया, या आपने उन्हें और स्टॉक उधारी में बेच दिया। इसलिए सबसे अच्छा एग्जांपल है करंट एसेट में। कोई भी करंट एसेट समझ में नहीं आ रही हो, उसकी जगह स्टॉक रख दो। क्या रख दो, स्टॉक रख दो, बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने का।
कोई भी करंट एसेट अगर समझ में नहीं आ रही, उसको हटा के उसकी जगह किसको रख दो, स्टॉक रख दो। बेटा स्टॉक बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा, खरीदा होगा, खरीदा होगा तो पैसे गए होंगे। तो इसलिए करंट एसेट के केस में क्या चलता है, अगर करंट एसेट बढ़ी पैसा घटा, करंट एसेट बढ़ी मतलब खरीदा, खरीदा मतलब पैसा घटा, समझ में आ गया। और अगर करंट एसेट घटी, स्टॉक घटा, स्टॉक घटा मतलब क्या होगा, यस बेचा होगा, बेचा होगा मतलब क्या आए होंगे, पैसे आए होंगे। तो करंट एसेट के केस में क्या चलता है, उल्टा चलता है। अगर करंट एसेट बढ़ रही है मतलब पैसा घट रहा है, माइनस करो। अगर करंट एसेट घट रही है इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है क्योंकि बेची होगी तो प्लस करो। लाइबिलिटी के केस में कैसा चलता है, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा चलता है। लाइबिलिटी का है भैया, लाइबिलिटी बढ़ी पैसा भी बढ़ा यानी पैसा आया, लाइबिलिटी घटी पैसा घटा यानी कि, समझ में आ गया, माइनस करेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री कितनी दे रखी है बेटा, पिछले साल थी 7,000 रुपीज की इन्वेंट्री थी और अब कितने की हो गई, 15,000 की। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ी है इसका मतलब आपने इन्वेंट्री क्या करी होगी, खरीदी होगी, मतलब पैसे गए। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस, पैसे जाते हैं तो लेस। लेकिन लिखेंगे क्या, हो क्या रहा है, आप लिख दो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, कितने से इन्वेंट्री बढ़ गई भाई, 7,000 से 15,000 हो गई, यानी 8,000 से हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेंट्री के बाद क्या दे रखा है, इन्वेंट्री के बाद आपको दे रखा है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, चलो समझाते हुए चलता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या बेटा, पिछले साल हमको इनसे कितने लेने थे, 45,000 लेने थे और अब हमें इनसे कितने लेने हैं, 58,000 लेने हैं। यानी यहाँ पर भी फिर से क्या हो गई बेटा, यस, फिर से हमारी करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई। करंट एसेट की वैल्यू बढ़ी मतलब पैसे गए। आ गई बात समझ में कि नहीं, बस इतना सा ध्यान रख लो। या एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, तो पिछले साल इनसे 45,000 लेने थे और अब इनसे कितने लेने हैं, 58,000 लेने हैं। मतलब हमने इन्हें और कितने का माल उधारी में बेच दिया, मतलब हमने इन्हें और कितने पैसे दे दिए। अगर इसको आप ऐसे समझोगे तो 13,000 रुपए। समझ में आ गई बात की नहीं है, कितना, 13,000 रुपीज गए भैया। चलो आ जाओ, तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब पैसे गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस, और क्या लिखेंगे बेटा, इंक्रीज इन TR, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। कितने से, 13,000 रुपीज से, अंदर लिखेंगे इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल सा हिसाब है, बड़ी मतलब पैसे भी बढ़े, मतलब पैसे आए, ऐड कर दो। घटी मतलब पैसे भी घटे, मतलब पैसे गए। सिंपल सी बात है, क्रेडिटर को रख लो, किसी भी करंट लाइबिलिटी समझ में ना आए, क्रेडिटर रख लो। क्रेडिटर बढ़ गए इसका मतलब क्या हुआ, आपने उनसे और पैसे ले लिए। ठीक है, क्रेडिटर घट गए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनको पेमेंट कर दिया, तभी तो वो घटे होंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे कौन है करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, जो पिछले साल कितने की थी बेटा, 10,000 की, और अब बढ़ के कितने की हो गई, 14,600 की। बस इतना सा दिमाग लगाओ, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी मतलब पैसे भी बढ़े, मतलब पैसे आ रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड, और लिखेंगे भी क्या बेटा, डिक्रीज, सॉरी नहीं, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, जो कि कितना है, 4,600 रुपीज। ठीक है, ये दोनों लेस में है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या बना लेना, ब्रैकेट बना लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों ये लेस में है, क्योंकि दोनों की दोनों करंट एसेट की वैल्यू क्या हुई है बेटा, बड़ी है। बड़ी है तो मतलब क्या हुआ, पैसे गए, इसलिए हमने क्या करा, माइनस। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई यानी कि पैसे आए होंगे। ठीक है, तो ऐड कर दिया। नेक्स्ट, गुडविल को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये सब हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। क्या बच रहा है बेटा, हमारे पास इनकम टैक्स दे रखा है जो कि कितना है, 23,000। तो अगर आपको जब भी इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा तो सुनो, पहले आप इनको बाहर करो, क्योंकि अब और कुछ नहीं दे रखी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में। तो ये कितना हो गया, 21,000 हो गया ना, हाँ 21 में से 4 गया तो 17, और ये बचेगा 16,400 रुपीज। ठीक है, एक बार जरा इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट है। चलो, तो कितना आएगा, 4,600 में से माइनस कर देते हैं 13,000 और 8,000। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा, ये माइनस का आएगा 16,400। तो हम बाहर भी कितना लिख देंगे, 16,400। ठीक है, जैसे ही अब आप इसको माइनस करोगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या निकल के आएगा, सुनो, यहाँ पे अपना निकल के आएगा, लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, हाँ ये, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश
जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 79,000 में से किसको माइनस कर देंगे बेटा, 16,400 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 62,600। और फिर इसमें से आप माइनस कर दोगे लेस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। लो भाई, तो इस साल हमने कितना टैक्स पे करा है, 23,000 का हमने इस साल टैक्स पे करा है। और जैसे ही हम इसमें से हमारा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा। अब आंसर देखो काय में निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है बेटा पॉजिटिव में। अगर आंसर पॉजिटिव में निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखोगे, नेट कैश फ्रॉम, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो जैसे ही 62,600 में से 23,000 का टैक्स और माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल के जाएगा 39,600 रुपीज। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर नेगेटिव में आता तो लिखते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लो भाई, इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन किया। ठीक है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैंने आपको करना सिखाया, जो मिल जाए उसको कर दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, नीचे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी हमको वही क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वो चेंज क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस शीट या डायरेक्ट आइटम नहीं दिए हैं। यहाँ पे क्या है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पे एक तरह से इनकम स्टेटमेंट आपको दे रखा है। और अब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अगेन हमको यहाँ पे वही अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कि कितने का है बेटा, 10 लाख रुपीज का दे रखा है। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या दे दी बेटा, परचेज दे रखी है। परचेज कितने की है, 5 लाख रुपीज की। चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है बेटा, यही एक हिडन चीज है जिसकी वजह से गड़बड़ कर देते हो। ये करंट एसेट है। कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, 2 लाख है। तो चेंज इन इन्वेंट्री कितने की दे रखी है, 50,000 रुपए की इस साल चेंज इन इन्वेंट्री हुई है। इसको आप क्या करते हो, जल्दबाजी में भूल जाते हो, क्योंकि जब आप क्या कर रहे होते हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करने के बाद जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आता है, उसके बाद आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी देखना होता है। तो इसमें हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री है, करंट एसेट है और ऊपर दे रखी होती है, इस वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। तो ऐसे करके हमको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, जो कि कितना है बेटा, 1,50,000 रुपीज का। तो देखते हैं क्या ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या ये डायरेक्ट है। देखो नीचे क्या दे रखा है बेटा, नीचे आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी, तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है हमको, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस अगेन करंट एसेट है, इनका डिक्रीज इंक्रीज दे रखा है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगेन क्या है भाई, करंट लायबिलिटी। फिर क्या दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000। सिर्फ एक ही नॉन कैश आइटम दे रखा है, कितना, डेप्रिसिएशन, वो भी कितने का दे रखा है भाई, 25,000 का। तो इसका मतलब उन चारों में से कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, यानी कि डायरेक्ट यही वाला नेट प्रॉफिट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। चलो तो यहां पर आते हैं। अब आप क्या करोगे, तो सीधा यही आपका क्या बन गया बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। तो इसको हटा देता हूं यहां से। क्लियर है, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और इनको भी हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसे भी हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो वर्किंग नोट भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ऐसे ही मान लेंगे, जो कि कितने का है बेटा, 1,50,000 रुपीज का। तो यहाँ पे हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देंगे 1,50,000। आगे समझ में क्लियर है? नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा,
हम देखते हैं लाइन बाय लाइन कैसे करते हैं। हम तो लाइन बाय लाइन करते हैं भाई। अब लाइन बाय लाइन में हमने देखा कि भाई परचेज दे रखा है, इसका कुछ नहीं था, इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है, इसका भी कुछ नहीं होगा, ये करंट एसेट है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सारी चीजें दे दी और सिर्फ ये जो डेप्रीशिएशन था यही है एक नॉन कैश आइटम। तो वो कहाँ पे आएगा बेटा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। तो यहाँ पे हम डेप्रीशिएशन की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है कम, तो उसे हम वापस से यहाँ पे क्या कर देंगे, डेप्रीसिएशन को एड बैक कर देंगे। कौन से साल का डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का, जो कि उसमें क्लियरली लिखा है इस साल के जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें 25,000 का क्या है, डेप्रीसिएशन है। तो बेटा उसे हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि उसके वजह से कैश नहीं जाता। अभी अकेला ही दे रखा है तो हम इसको सीधा कहाँ लिख दो भाई, डायरेक्ट बाहर। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं, और कुछ हमको नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन खींच देता हूँ। चलो, तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लो भाई, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लो भाई, ये निकल के आ गया, क्लियर है। अब क्या देखना है बेटा, जैसे ये निकल के आ गया अब बस हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखना है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से ही देखना, जो कि ये दे रखी है भाई, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है। क्या होती है, करंट एसेट। तो बेटा स्टार्टिंग में इन्वेंट्री कितने की थी, 2.5 लाख की, और क्लोजिंग में कितने की है, 2 लाख की, यानी कम हो गई। एसेट कम होती है मतलब क्या हो गई होगी, बेच दी होगी, और बेची होगी तो क्या आया होगा, पैसा आया होगा। यानी कि क्या करेंगे, इसको ऐड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन लिखेंगे क्या, यहाँ लिखना आप ऐड, क्योंकि पैसे आए, लेकिन लिखेंगे क्या बेटा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने की डिक्रीज हुई है बेटा, 50,000 रुपीज की। तो डिक्रीज हुई है मतलब बेची होगी, बेची होगी तो पैसे आए होंगे, ऐड कर दो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट हमको दे रखा है यहाँ पे, चलो इसको हटा देता हूं, चलो आ जाओ देख लो। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है बेटा, सीधा यहाँ नीचे आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है बेटा, करंट एसेट, ठीक है। तो ये क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। क्या बताया था, करंट एसेट कम हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, पैसे आ रहे हैं, उल्टा चलता है, ठीक है। चलो, क्यों होगी, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए 30,000 से, इसका मतलब उन्होंने आपको 30,000 रुपए दे दिए। करंट एसेट कम होती है तो पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है बेटा, 30,000 रुपीज। तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखो ऐड, और आप लिख दो एज इट इज, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने से, 30,000 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है, नेक्स्ट इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, अगेन क्या है, करंट एसेट, ठीक है, जो कि क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज, कितने से, 5,000 रुपए से। एसेट बढ़ती है मतलब खरीदी होगी, मतलब पैसे जाते हैं, तो मतलब पैसे क्या हो रहे हैं बेटा, जा रहे हैं, कितने, 5,000 रुपए। तो क्या करेंगे, लेस, लेकिन लिखेंगे क्या, क्योंकि पैसे जा रहे हैं इसलिए लेस लिखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, इंक्रीज इन प्री पेड एक्सपेंस, ठीक है, कितने से, 5,000 रुपए से, और यहाँ पे माइनस कर दो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दिया है बेटा, इसके बाद में दे रखी है करंट लाइबिलिटी। क्या है भाई, ट्रेड पेबल। करंट लाइबिलिटी का क्या चलता है, बढ़ी तो पैसे भी बढ़े, घटी तो पैसे भी घटे। आ जाओ, लो भाई कम हो गई। ट्रेड पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी, आज नहीं तो कल पैसे देने। तो ट्रेड पेबल बेटा क्या हो गए, कम हो गए, कितने से, 15,000 रुपए से। तो लाइबिलिटी कम, तो मतलब पैसे भी कम, मतलब पैसे गए। तो क्या लिखेंगे, लेस, और इधर क्या लिखना है बेटा, यस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितने से, आई थिंक 15,000 है, माइनस। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है, ये भी हो गया हमारा। अगेन फिर से क्या दे रहा है कि बेटा करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज। लो भाई बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ी तो पैसे भी बढ़े, मतलब पैसे आए। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐड, और क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ हम लिखेंगे ऐड, और लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, कितना, 25,000 रुपए।
ठीक है, चलो ये हो गया। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं। अब इसका क्या निकाल लो बेटा, टोटल निकाल लो। तो माइनस माइनस है वो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 5 और 15, ये 20,000, 35, 85,000 आएगा। ठीक है, एक बार जरा अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या 85,000 सही आ रहा है या नहीं। तो ये हो गया हमारा 50,000, है ना। इन्वेंट्री का 50 था ना, एक बार जरा इन्वेंट्री चेक कर लूं। 2.5 से 50 हुई थी, बिल्कुल सही है। चलो, तो इन्वेंट्री का 50 आएगा, प्लस 30,000 हमारा आएगा किसका, ट्रेड रिसीवेबल का। इसमें से माइनस कर देंगे 5,000, और माइनस कर देंगे 15,000, और प्लस कर देंगे 25,000। तो कितना आ रहा है? यस, ये हमारा आ रहा है बेटा 85,000, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस। अब इधर सुनो, अब यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो सीधा हमारा क्या निकल के आएगा, बिल्कुल प्लस में निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब हमारा निकल के आ जाएगा, यस, पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? बिल्कुल पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए हम क्या में लिखेंगे बेटा, नेट कैश फ्रॉम। अगर माइनस में आता तो क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड। ठीक है, चलो तो इसको इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा, 2,60,000 रुपीज निकल के आएगा। तो यहां भी लिख देंगे और इसको हम यहां पर भी लिख देंगे। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना निकल के आ रहा है, 1,75,000 प्लस 85,000, बिल्कुल 2,60,000। आया अच्छे समझ में? चलो लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया, किसको छोड़ के, शायद प्रपोज डिविडेंड देख लेते हैं अगले वाले, उसमें है क्या। आ जाओ, ये रहा। चलो भाई, थर्ड वाले में भी वही सेम चीज करनी है हमको। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, सॉरी हाँ, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका हम यूटिलाइज करेंगे। कैसे करना है, वही लाइन बाय लाइन, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, पहले था 50,000 और अब कितना है, 40,000 है। मतलब कि फिर से इसमें क्या आ गया भाई, लॉस आ गया कितने का, 10,000 का। दिमाग में रखना, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल क्या है बेटा, अगेन करंट एसेट है, कब देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, छोड़ दो। नेक्स्ट क्या दे रखी बेटा, गुडविल। अब इस बार जरा गुडविल ध्यान से देखो, गुडविल पहले 10 की थी, अब 7.5 की हो गई, 7,500 रुपीज। गुडविल कम हो गई, इसका मतलब गुडविल को क्या करा होगा, राइट ऑफ किया होगा। क्या नीचे लिखा है, क्या बेचा है, नहीं लिखा। तो अगर गुडविल कम हुई है, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट अगर कम हुई है और नीचे कोई भी रीजन नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट बेटा यही मान के चलते हैं कि इनको राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया है मतलब कि 2,500 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए होंगे और उससे प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम, लेकिन क्या कैश गया होगा, बिल्कुल नहीं गया होगा। तो वापस से इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दिस इज नॉन कैश आइटम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगेन करंट लाइबिलिटी, वी विल सी इट आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो नेक्स्ट, जनरल रिजर्व। लो भाई, पहले 25,000 का था, अब 40,000 का है। तो इसका मतलब हमने इस साल 15,000 रुपए प्रॉफिट में से निकाल के कहां ट्रांसफर करे होंगे, यस, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे होंगे। यानी कि इट इज वन ऑफ दोस 4 आइटम्स दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब कि वर्किंग नोट बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और मेरे को अभी से ही समझ में आ गया कि प्रॉफिट आने वाला है। कैसा, 10,000 का लॉस है, 15,000 रुपए ट्रांसफर करें तो इसका मतलब नेट 5,000 तो हो ही गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। लो भाई, ये दे दिया 41,000 का डेप। हम पिछले साल तक टोटल डेप 41,000 का लग चुका है हमारी एसेट्स के ऊपर, और इस साल के एंड तक टोटल डेप कितना लग चुका है, 50,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि कितने के हैं, 3,000 रुपीज के। अगेन करंट एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद देखेंगे। नेक्स्ट बेटा ट्रेड पेबल, जो कि कितने के थे, 30,000 के। अगेन करंट लाइबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। नीचे हमको क्या दे रखा है, एक एडजस्टमेंट दे रखा है, इन एडिशन एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 30,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 18,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज अभी के अभी क्लियर कर लो, प्लांट कॉस्टिंग। भाई खरीद के कितने में लाए थे प्लांट को, कॉस्टिंग मतलब खरीद के कितने में लाए थे आप, 30,000 रुपए में। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 18,000, अब उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 18,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है बेटा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अगर खरीद के 30 में लाए थे, बुक वैल्यू मतलब डेप माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची, 18,000।
तो अगर 30 में से मैं 18 माइनस कर दूं, यानी कि इसके ऊपर अभी तक कितने का टोटल डेप लग चुका है? यस, 12,000 का डेप डेप्रीसिएशन लग चुका है। दिस इज व्हाट, दिस इज डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड मशीन। सोल्ड मशीन के ऊपर कितना डेप लग चुका है? 12,000। क्यों? क्योंकि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है, आपको इस साल का डेप नहीं दे रखा, तो इसकी मदद से हम अपन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिससे इस साल का डेप निकल के आएगा। समझ में आ गई? और वो डलेगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। एक और चीज निकल के आएगी क्या? अभी इधर देखो, 30,000 की मशीन थी, जिसको डेप लगा के कितने की कर दी? 18,000 रुपए की, और उसे बेच कितने में दिया? 20,000 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, 2,000 रुपीज का गेन हुआ है बेटा। और ये गेन, क्योंकि 18 की मशीन अगर 20 में बेची है तो 2,000 का गेन हुआ है। और ये गेन आपने कहाँ डाला होगा? यस, बिल्कुल सही बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग गेन है। समझ में आया? जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, वापस से क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस वाली क्वेश्चन में, और इसी वजह से इसको डाला हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज नहीं आई है, जो कि क्या थी बेटा? वो थी प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का आपको याद रखना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो इस साल पे हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है तो इस साल पे हो गया होगा। वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको वापस से क्या कर देना? ऐड कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आया? और अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बना रहे हो तो वहां पे ले जाके उसको क्या करा जाता है? माइनस किया जाता है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? करंट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर का, वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। समझ में आया? करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना होता आपको। समझ में आ गई बात? बस वो दे रखा है, उसको बस देखो, उसे इग्नोर मार दो बिल्कुल बिंदास, उसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। चलो, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही सेम काम करेंगे। सबसे पहले तो मन ही मन हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आना ही है, तो बाकी चीजों को एलिमिनेट कर दो पहले। तो यहाँ से इन सबको हटा देते हैं। ये भी गया, ये भी। ठीक है, कैसे करेंगे? वही लाइन बाय लाइन वाले फंडे से करेंगे। जो मिल गया पहले उसे लिख लो। भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आना ही है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। ठीक है, अब करना कैसे है भाई? सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको किसका बैलेंस दे रखा था? सबसे पहले हमको भाई यही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा था। तो हम कहाँ जाएंगे? आ जाओ भाई, है ना? अपने हिसाब से लाइनें छोड़ देना, आधे मतलब 75% पेज में हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें भी क्या आ रहा है बेटा? लॉस ही आ रहा है। तो मैं सेम टू सेम लिखा रहने दूंगा, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, चलो तो इसको हटा देते हैं यहां से, ये गया। चलो, तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो रहा है बेटा? पिछले साल 50,000 का प्रॉफिट था, इस साल 40,000 का है। तो 40 माइनस 50 करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये आ गया अपना नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना? यस, 10,000। क्या आ गया भाई? 10,000 हमारा हो गया नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। चलो, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है? ट्रेड रिसीवेबल कब देखेंगे बेटा? यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? गुडविल। क्या दी है? गुडविल हमको दे रखी है, और गुडविल की वैल्यू इस बार क्या हो रही है? कम हो रही है। 10,000 से कितनी हो गई? 7,500। नीचे दे भी नहीं रखा कि बेची है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? गुडविल अमोर्टाइज। क्या हो गई है? जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। वापस से क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है, इसकी वजह से पैसे गए नहीं होंगे, तो वापस से ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखने का है गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है, कितनी? 2,500 अंदर लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद गुडविल वाले एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट का दे रखा है, अगेन इट्स ए करंट लायबिलिटी, छोड़ दो। जनरल रिजर्व, यस, जनरल रिजर्व बेटा कहाँ आएगा? कहाँ गया? यस, हमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम। तो हम उसको वहां पे ले जाएंगे और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। चलो, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन क्या पैसे कहीं गए? नहीं गए। तो यहां ऐड करो बेटा, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिजर्व। ठीक है, तो कितने रुपए हमने ट्रांसफर करे हैं भाई? 25,000 से 40,000 हो गया रिजर्व, यानी हमने 15,000 रुपए ट्रांसफर करे हैं, है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पिछले साल रिजर्व कितने का था? 25 का, अब बढ़ के कितने को बेटा? 40 का, यानी इस साल हमने 15,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे होंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो इसका हम क्या बनाएंगे? अकाउंट। चलो आ जाओ, तो इसका हम अकाउंट बनाते हैं। कहाँ चलेंगे भाई?
यहाँ पे कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ दो, बना लो वर्किंग नोट नंबर 2 और हेडिंग डालो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, अगेन इट्स ए प्रोविजन एंड प्रोविजंस आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी इसका भी ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा बेटा, क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होगा बेटा, डेबिट बैलेंस। तो लिख लो पर्टिकुलर्स और ये आ गया आपका अमाउंट, अगेन यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स और ये आ गया आपका अमाउंट। चलो, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, याद है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जो एसेट्स हैं बेटा वो बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रहे हो और आप हर साल डेप कहां ट्रांसफर करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पिछले साल तक आप कितना डेप लगा चुके, प्रोविजन है, प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल तक आप 41,000 का डेप लगा चुके, ठीक है, और इस साल आपका प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, कैरीड डाउन, जो कि कितना है 50,000, यानी अभी तक आप अपनी एसेट्स पे टोटल डेप कितना लगा चुके हो, 50,000 का। दिस इज शोन बाय आवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट। नीचे आ गए हम, नीचे क्या दिया है, एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट यानी आपने खरीदा उसको 30,000 में था, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी बेटा, 18,000 रुपए। अगर खरीदा 30,000 में था, कॉस्टिंग मतलब खरीदा याद रखना, बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अगर 30,000 में खरीदा था और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 18,000 है, मतलब उसके ऊपर आप अभी तक कितना डेप लगा चुके हो, 12,000 का, कितने का, 12,000। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इधर है, इस अकाउंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, जिस भी मशीन को आप बेचते हो, प्लांट को आप बेचते हो, तो जब आप उसे बेचते हो तो सोल्ड प्लांट का डेप्रिसिएशन कहां पड़ा हुआ बेटा, वो डेप्रिसिएशन पड़ा होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि सारा डेप यहाँ इकट्ठा होता जाता है। तो जिस भी प्लांट को या जिस भी एसेट को बेचा जाता है उसका टोटल डेप यहां से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हर साल डेप किस तरफ लगता है, क्रेडिट साइड ही, किस तरफ लगता है हर साल डेप, क्रेडिट साइड, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कौन से साल का डेप, करंट ईयर का। सो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, डबल आर लगा लेना, क्लियर है। ठीक है, तो अगर हर साल डेप क्रेडिट साइड डाला जाता है तो जिस मशीन को या जिस प्लांट को या जिस एसेट को बेचा जाता है उसका डेप्रिसिएशन यहां से निकाला जाता है और निकाल के कहां ट्रांसफर किया जाता है, एसेट अकाउंट में। तो हर साल डेप डल क्रेडिट साइड, निकाल किस तरफ, डेबिट साइड, और कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, प्लांट अकाउंट। उसका टोटल डेप, अभी तक हम उसके ऊपर कितना डेप लगा, 12,000 रुपए। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये है सोल्ड प्लांट डेप, सोल्ड प्लांट का टोटल डेप ट्रांसफर करा जाता है। समझ में आ गया। अब ये हमने क्यों किया, उसके पीछे का रीजन था ताकि हमारा इस साल का क्या निकल गया जाए, डेप्रीसिएशन। अब आप क्या करो बेटा, दोनों का टोटल लगाओ, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल बढ़ा आएगा इंक्लूडिंग दिस 50,000 कैरीड डाउन, तो 62,000 इधर भी लिखो और इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना निकल के आएगा, 21,000। तो ये हमने कैसे निकाल लिया बेटा, बैलेंसिंग फिगर में हमने इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। इसे कहते हैं बेटा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो लो भाई, इसलिए हमने ये प्रोविजन फॉर बनाया। पहली बात तो क्या पता चल गया भाई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम होता है बेटा, नॉन कैश, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन क्या कैश जाता है, नहीं जाता। वापस से क्या कर दो, ऐड, तो यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन, कौन से साल का बेटा, यस करंट ईयर का ही ऐड करते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, या डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 21,000। आगे समझ में। और इस इंफॉर्मेशन से एक और चीज हमको पता चली कि क्या पता चली कि भाई 30,000 की मशीन 18,000 की हो गई थी डेप लगाने के बाद, बेची कितने में बेटा, 20,000 में। 18,000 की चीज अगर 20 में बेची है तो 2,000 का क्या हो गया, गेन। एट द एंड ऑफ द ईयर ये गेन भी कहां गया होगा, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। लेकिन ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग गेन है, तो उसे हम वहां से हटाएंगे, यानी कि लेस कर देंगे। कर दो लेस, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने का गेन हो गया भाई आपका, 2,000 रुपीज का। और कुछ है क्या, नहीं है। चलो तो भाई निकाल लो कितना आ रहा है, ये कितना आ गया भाई अपना 19, अगेन 20,000। हाँ और क्या, इसमें से गया प्लस का 500 का बचेगा, तो कितना आएगा, 21,500।
कितना आएगा बेटा 21,500 रुपीज, और 21,500 रुपीज को हम कहाँ लिख देंगे बाहर। हम सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो मतलब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल के आ रहा है बेटा 5,000 निकल के आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया बेटा 5,000। ठीक है, चलो तो इसको यहाँ पुट कर दो, ये आ गया इधर। ठीक है, अब इसको इसमें से ऐड कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 26,500 रुपीज। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, चलो अब क्या देखना है, बस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो आ जाओ यहां से देखना चालू करते हैं। सबसे पहले उसे उठा लो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। पहले कितने के थे बेटा 1,20,000 रुपए के, अब बढ़ गए बेटा। एसेट की वैल्यू बढ़ती है मतलब पैसे जाते हैं, क्या करेंगे लेस, 5,000 से बढ़ गए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा लेस, लेकिन लिखना क्या है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो पैसे गए 5,000, काय में लिखो माइनस में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद गुडविल छोड़ दो। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी पहले थी क्या नहीं थी, अब कितने की हो गई बेटा 4,000 की। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, पहले नहीं थी मतलब जीरो, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी मतलब पैसे भी बढ़ गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने से 4,000 रुपए से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट जनरल रिजर्व छोड़ दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन छोड़ दो, हो गया। चलो भाई प्रीपेड एक्सपेंस, अगेन करंट करंट एसेट। करंट एसेट पहले 3,000 की थी बेटा, और अब क्या हो गई जीरो। एसेट की वैल्यू कम होती है मतलब बस ऐसे ध्यान रखो, एसेट कम हो गई मतलब बेच दी होगी, बेच दी होगी मतलब पैसे आए होंगे। तो क्या कर दो ऐड, क्या कर दो ऐड कर दो। और लिखना क्या है यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये इसके केस में लिखना था इंक्रीज इन, एक मिनट है, इसके केस में डायरेक्ट लिख दिया है ना, क्या लिखना था इंक्रीज इन। ठीक है, यहां लिख लो बेटा इंक्रीज इन। चलो भाई, तो प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू कम हो गई मतलब पैसे आए, करंट एसेट की वैल्यू कम होती है तो पैसे आते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितने से 3,000 रुपीज से। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट क्या दे रखा है बेटा ट्रेड पेबल, अगेन करंट लाइबिलिटी। पहले कितने की थी बेटा 30,000 की थी, अब बढ़ के कितने की हो गई 42,000 की। अगेन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो मतलब पैसे भी बढ़े। क्या करेंगे ऐड करेंगे, लिखो ऐड, और क्या लिख दो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितने से 12,000 से। ठीक है, चलो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 12,000 ही था कि नहीं, बिल्कुल 30,000 थी, और अब कितनी हो गई 42। चलो तो बस अब और कुछ नहीं दे रखा, तो अपना यही काम खत्म हो जाता है। निकाल लो कितना आ रहा है, सिर्फ 5,000 माइनस का है, तो ये हो गया आपका 15, 19 और 5 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 14, प्लस का बाहर आएगा कितना 14,000, ये भी प्लस का है, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये हो गया आपका 40,500। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, ना टैक्स वैक्स दे रखा, तो सीधा आपका प्लस में आंसर आ रहा है। तो क्या लिखोगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया 40,500। चलो हो गया, आया समझ में। तो आई होप ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो 4 चीजों का ध्यान रखना, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसमें से भी किसको माइनस किया जाता है टैक्स रिफंड को। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, जो कि मैंने फॉर्मेट में अच्छे से समझाए थे, क्लियर है।
फिर उसके बाद में जो थोड़ा फॉर्मेट है उसे याद कर लो बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या चाहिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें आपको डेप्रीशिएशन, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड, क्या बोलते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इन सब चीजों का आपको करना होता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आता है, जिससे याद रखो करंट एसेट अब करंट लायबिलिटी को देखना है। वैसे करके थोड़ा सा फॉर्मेट याद करो ताकि आप और अच्छे से कर सको। क्लियर है? तो आई होप आज के इस वाली क्लास में अच्छे से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखेंगे, ठीक है, और फाइनेंसिंग भी सीख लेंगे। एक ही बार में कोशिश करेंगे दोनों को खत्म करें, और फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस में जो पूरे पूरे क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करते हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।